सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिससे हमें अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अंदर विजन और मिशन को डेवलप करना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना, स्ट्रेटेजी को चूज करना, क्रिएट करना, इंप्लीमेंट करना और उसके बाद में उसे इवैल्यूएट करना आता है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर इमेज का, डायरेक्शन का या डेस्टिनेशन का। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एंसॉफ ने कहा है कॉमन थ्रेड है स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और प्रोडक्ट मार्केट के बीच में। ग्लूक ने कहा है कि ये यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान है। हमारे पास स्ट्रेटेजी 3 लेवल पर बनाई जाती हैं, कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शन लेवल पर। 2 तरीके की स्ट्रेटेजी हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। मेजर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? गोल और मिशन को डिफाइन करेगा, प्रोएक्टिव बनाएगा, फ्रेमवर्क तैयार करेगा मेजर डिसीजंस के लिए, आपको फ्यूचर फेस करने के लिए तैयार करेगा, कॉर्पोरेट डिफेंस सिस्टम बनाएगा, लॉन्गेटिविटी देगा, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएगा। लिमिटेशन क्या है? एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, चेंज होता रहता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है और ये नहीं पता चलता क्लियरली कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या रेस्पॉन्स देने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक फिलोसफिकल बेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसमें विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू आ जाता है। विजन के अंदर हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, ये क्लियर होगा। ये एक सोच है जो कंपनी स्टार्ट करते हुए रखी जाती है। मिशन बताता है आप किस बिजनेस में हैं, क्या कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटीज से शो होता है कि आप फ्यूचर में कहां पहुंचेंगे। गोल, ऑब्जेक्टिव हमारे टारगेट हैं और वैल्यूज हमारी कोर वैल्यूज हैं, हमारी एथिक्स हैं। लॉन्ग टर्म के 7 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल रहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल। नेटवर्क हमारे पास है फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप, जहां पर फंक्शनल और डिविजनल ये दोनों बिजनेस मैनेजर माने जाते हैं और सीधे जो कॉर्पोरेट हेड है उसको जवाब देते हैं। ओरिजेंटल का मतलब है आप किसी भी लेवल पर हो, आपका सबका डेजिग्नेशन सेम माना जाएगा। और मैट्रिक्स रिलेशनशिप के अंदर एक से ज्यादा बिजनेस मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय को दोनों को जवाब देना पड़ता है। चैप्टर नंबर 1 खत्म। तो ये अब देखते हैं पूरा चैप्टर। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है रेगुलर बेसिस पर। यहां पर कंसीडर करना है इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को और अपनी रिसोर्सेज की इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को। इशू क्या क्या है? स्ट्रेटजी बनने में टाइम लगता है। दूसरा, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की बैलेंसिंग करनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कोई भी आउटसाइड फैक्टर जो आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके बिजनेस ऑपरेशंस को, आपकी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कवर होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जो डे टू डे हमारे ऑपरेशन हैं, जो हमें डेली इफेक्ट करते हैं और छोटी फिगर है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास आएगा हमारा जो भी डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ये हमारे बिग फीचर्स हैं, बड़ी चीजें जो हमें इफेक्ट डालती हैं। पेस्टल टूल, नाम से ही क्लियर है, पेस्टल टूल यूज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करने में। पेस्टल कहता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्कैन करो, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को स्कैन करो, सोशियो कल्चर को स्कैन करो, टेक्नोलॉजी को स्कैन करो, लीगल को स्कैन करो और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को स्कैन करो। इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी होती है जब आप ग्लोबल जाना चाहते हैं। इसके 3 लेवल हैं, मल्टीनेशनल, फिर रीजनल और उसके बाद कंट्री लेवल का एनालिसिस। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो टेंजिबल, इंटेंजिबल हो सकता है, प्राइस होगा, सेटिस्फेक्शन डिलीवर करेगा। ये पूरे बिजनेस का स्ट्रेटजी का पिवोटल यानी सेंटर है और इसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। पीएलसी की 4 स्टेज हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में आपकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगी, सेल प्राइस कुछ भी रख सकते हो, लोग आपको ज्यादा नहीं जानते। ग्रोथ के केस में आप रैपिडली ग्रोथ करोगे, आप यहां पर एडवर्टीजमेंट के बजट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। फिर आप मैच्योरिटी पर यानी आप एक ब्रांड बन चुके हो, आप सेटल हो चुके हो मार्केट में, यहाँ कॉस्ट भी कम चाहिए, प्राइस भी कम चाहिए, कंपटीशन बहुत है। और फिर डिक्लाइन यानी आप ऑब्सोलीट हो रहे हैं। इसके बाद आता है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस आपसे सिंपली कहता है कि हमें अपनी वैल्यू चेन के अंदर यानी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंप्रूवमेंट का एरिया देखना है। तो हम अपनी हर एक्टिविटी को एनालिसिस करेंगे, फिर वहां इंप्रूवमेंट का एरिया देखेंगे। यहां पर माइकल पोर्टर साहब ने कहा कि हम 2 पार्ट में सारी एक्टिविटीज को बांट देते हैं, प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज में 5 रहेंगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल और सबसे लास्ट में सर्विस। सपोर्ट एक्टिविटीज में 4 रहेंगी, प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट, इसके बाद में एचआर और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आता है पोर्टर्स का 5 फोर्स मॉडल। आप जब भी किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको 5 फोर्स चेक करनी चाहिए
कि वहां पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कैसी है, वहां पर बायर की बार्गेनिंग पावर कैसी है, न्यू एंट्रेंट के आने के कितने चांस हैं, आपका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, और इंडस्ट्री के अंदर इंटरनल राइवलरी की क्या सिचुएशन है। तो हर फोर्स का आप चेक करेंगे कि ये 5 फोर्स हैं, देखेंगे कि वो वीक है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है। फिर क्यूमुलेटिव प्रेशर को चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेशर अगर नॉर्मल है या वीक है तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी, अगर स्ट्रॉन्ग है या महा स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है। इसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कंपटीशन का लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, पोटेंशियल क्या आपके अंदर है, क्या आप वीकर के जो भी गलतियां हैं उसको भुना पाए, क्या आप डिफेंड कर पाएंगे थ्रेड्स को, रिस्क अनसर्टेनिटी, पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और क्या ये इंडस्ट्री आपको अदर इंडस्ट्री में एड ऑन देती है या नहीं, दूसरी इंडस्ट्री में फायदा देती है या नहीं। एक्सपीरियंस कर्व कहती है जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो नए एंट्रेंट को नहीं आने देते, उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, और लार्ज और सक्सेसफुल जो भी बिजनेसमैन हैं उनके पास एक्सपीरियंस इफेक्ट रहता है। एक्सपीरियंस कर्व का सिंपल कहना है कि क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होगा, कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम होगी। वैल्यू क्रिएशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वैल्यू क्रिएशन कहता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको वैल्यू क्रिएशन करना है, तो सबसे पहले जो फर्म है उसको डिफरेंशिएशन की कॉस्ट लगेगी, उसका एक प्राइस रखा जाएगा, वो प्राइस बैंड कस्टमर के लिए जो वर्थ है प्रोडक्ट की उससे कम रहना चाहिए। जो आपने प्राइस रखा है और जो कस्टमर के लिए वर्थ है उस डिफरेंशिएशन की फीचर की, उस डिफरेंस को ही हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कम प्राइस में ज्यादा वर्दी चीज कस्टमर को प्रोवाइड करना। हमारे पास इसके बाद में कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर को जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर अवेलेबल ऑप्शंस देखता है। अवेलेबल ऑप्शन दो तरीके से आ सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू, इंटरनल फैक्टर के थ्रू। फिर वो उन ऑप्शंस के प्रोज कॉन्स देखेगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा चुनेगा। खरीदने के बाद में भी अब उसका ये देखा जाएगा वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, सेटिस्फाई हुआ तो कंपनी के साथ जुड़ जाएगा वरना नहीं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का सिंपल सा है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। फिर सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे और अपनी स्ट्रेटजीज को बनाएंगे। की सक्सेस फैक्टर, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो वहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। 2 या 3 फैक्टर होते हैं, आपको कोई एक फैक्टर पकड़ के चलना है, मैक्सिमम 2, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर खत्म। एक बार पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस के अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन लोग आते हैं, जो भी इंडिविजुअल हमसे जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, मशीन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर हो जाता है। की स्टेक होल्डर्स में वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिनका इंटरेस्ट भी होता है। अफेक्ट यानी पावर, इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट दोनों चीजें होनी चाहिए। मेंडलो मैट्रिक्स बोला कि जिनके पास हाई पावर है, इंटरेस्ट कम है, उनको सेटिस्फाई रखिए। हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले लोग ये की प्लेयर हैं, यही बिजनेस चला रहे हैं। लो पावर एंड लो इंटरेस्ट वालों को प्रायोरिटी मत दीजिए, लो प्रायोरिटी पे रखिए। और जिनका हाई इंटरेस्ट है और लो पावर है उनको कीप इन्फॉर्म रखिए। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कीप सेटिस्फाई में आएगी, सीईओ, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, ये हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे आपके हाई पावर हाई की प्लेयर्स में। लो प्रायोरिटी में मीडिया हाउस आएंगे, और आपके कीप इन्फॉर्म में आपके सप्लायर, आपके एम्प्लॉइज आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे को अगर परफॉर्मेंस अपनी मेजर करनी है, एनालाइज करनी है, तो 4 हमारे पास स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हैं, इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग चलता है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर फर्म की जो सिमिलर हो, मिलते जुलते हो, और 2 वेरिएबल लेकर उनकी प्लॉटिंग करेंगे, फिर फर्म को असाइन करेंगे और सर्किल उनके टर्नओवर के हिसाब से बना देंगे। कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क, कस्टमर वो है जो सामान खरीदता है, कंज्यूमर वो जो सामान को इस्तेमाल करता है। मार्केटिंग अलग अलग तरीके की, सोशल मार्केटिंग सोशल चेंज के लिए, ऑगमेंट मार्केट एडिशनल कस्टमर बेनिफिट, डायरेक्ट मार्केटिंग नॉर्मल मार्केटिंग है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, सर्विस मार्केटिंग सर्विस की मार्केटिंग के लिए, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मार्केट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस की इमेज को इंप्रूव करने के लिए है। एनलाइटिंग मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग चैनल को सिस्टम को सपोर्ट करती है। डिफरेंशिएशन मार्केट जब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट हो। सिंक्रो मार्केटिंग जब आपका प्रोडक्ट रेगुलर ना हो, ऑफ सीजन आता हो। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट किसी एक ही प्रोडक्ट पर पूरा फोकस करना जब आपका कोई हीरो प्रोडक्ट हो। और डी मार्केटिंग टेम्पररी है, परमानेंट किसी चीज की डिमांड को गिराने के लिए। 3 तरीके के चैनल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, सेल चैनल,
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी हर तरह से सामान देगी, प्रोडक्ट चैनल प्रोड्यूसर से सीधे एंड यूजर तक पहुंचाएगा, सर्विस चैनल आफ्टर सेल सर्विस के लिए। रोल क्या है रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी का कोर कॉम्पिटेंसी के लिए, तो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स, नॉलेज, फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाता है, तब जाकर हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। कैसे दिखेगी कि कोर कॉम्पिटेंसी है? अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हैं, कस्टमर वैल्यू दे रहा है और दूसरे मार्केट में भी हमें उसका फायदा मिलता है। क्या क्राइटेरिया है कि कोर कॉम्पिटेंसी है? कोर कॉम्पिटेंसी वैल्यूएबल होती है, रेयर होती है, कॉस्टली टू इमिटेट होती है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। SWOT एनालिसिस ये एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। S फॉर स्ट्रेंथ है, W फॉर वीकनेस है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए है, और एक्सटर्नल के लिए O और T अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर भारी पड़ रही है, हमारी सुपीरियर स्किल्स हैं, उनसे बेटर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आप तब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर पाएंगे जब वो ड्यूरेबल हो, ट्रांसफर ना हो सके, इमिटेबिलिटी ना हो और एप्रोप्रिएटेबिलिटी हो, यानी प्रॉफिट दे। माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी में हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन ब्रॉड मार्केट के लिए, और फोकस के अंदर दो फर्दर हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन नैरो मार्केट के लिए। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी हमें कहती है कि आपको लो कॉस्ट पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना है। ये हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 3। फिर से देखते हैं पूरा शॉर्ट में। कितने तरीके की स्ट्रेटजी? 4। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेटमेंट और कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम प्रोडक्ट में रहोगे, सेम मार्केट में रहोगे, सेम एफर्ट करोगे, अपनी फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाओगे, कोई रीडेफिनेशन की बिजनेस को जरूरत नहीं है, सेफ स्ट्रेटजी है, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी और ग्रोथ आपकी मीडियम रहेगी। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, क्या रीजन है उसके? तो स्टेबिलिटी आपको चाहिए जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, स्टाफ कंफर्टेबल है नॉर्मल इसी स्टेबल बिजनेस में काम करने में, एनवायरनमेंट स्टेबल है, ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप एक्सपेंड करें और आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, तो वहां पर आप स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। ग्रोथ और एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पर बिजनेस को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ये स्टेबिलिटी का अपोजिट है। यहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ होती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पर आपकी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी रहेगी, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन से आप इसको कर सकते हैं। रीजन क्या है ग्रोथ में जाने के? इन्वायरमेंट की डिमांड है कि भाई ग्रो करो, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो सेटिस्फैक्टरी फील करते हैं अगर बिजनेस ग्रो कर रहा हो, इससे आपका मार्केट पे पूरा कंट्रोल रहता है, एक्सपीरियंस कर्व और सेल ऑफ इकोनॉमी बनेगा, और ये आप कर सकते हैं इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन और मर्जर के थ्रू। इसके बाद में हमारे पास आता है ग्रोथ स्ट्रेटजी कितने तरीके की है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो ग्रोथ स्ट्रेटजी हैं। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन है। इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन में न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट आपका आ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन यानी रिलेटेड बिजनेस में रहना है, यहां पर वर्टिकल और ओरिजेंटल दो डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं। वर्टिकल का मतलब हम सेम चेन के अंदर रहेंगे, ओरिजेंटल का मतलब हम दूसरी जगह पर सिमिलर बिजनेस को परचेज कर लेंगे। तो वर्टिकल चेन के अंदर अगर आप रहते हैं, तो अगर आप इनपुट मटेरियल के पास डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो वहां पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, अगर आप आफ्टर सेल सर्विसेज को चुनते हैं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन है, आप अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मर्जर और एक्विजिशन एक्सटर्नल स्ट्रेटजी में। मर्जर का मतलब है दो कंपनियां फ्रेंडली बिहेवियर के साथ एक दूसरे को एक्सपेंड करने के लिए मिल गई हैं और दोनों के पास अब नई कंपनी की शेयर होल्डिंग और कंट्रोल रहेगा। एक्विजिशन का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी वीकर कंपनी को परचेज कर लेगी। मर्जर कितने तरीके का हो सकता है? ओरिजोनटल मर्जर यानी सिमिलर बिजनेस के साथ में हमने मर्जर कर लिया। वर्टिकल मर्जर यानी सेम चेन में बैकवर्ड या फॉरवर्ड हमने मर्जर कर लिया। कोजेनरिक मर्जर यानी कि हम किसी तरीके से रिलेटेड तो हैं, जैसे कि किचन के अगर आप किचन कंप्लायंस अप्लायंस बनाते हैं तो फ्रिज कंपनी के साथ मर्जर कर लिया। और कॉन्ग्लोमरेट यानी अनरिलेटेड बिजनेस के साथ मर्जर करना।
स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब है दोस्ती, यहाँ पर किसी की कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती, ये एग्रीमेंट होता है, एक लंबे टाइम तक का एग्रीमेंट हो जाता है, तो हमें कुछ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए होता है, मेनली ये यूज किया जाता है जब हम ग्लोबली जाते हैं, तो हम यूएसए में आ रहे हैं, तुम हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो। जैसे सुजुकी आई थी इंडिया के अंदर, तो उसने मारुति के साथ में जॉइंट वेंचर किया था, इसको आप स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ से कह सकते हैं कि हम यहाँ पर नहीं जानते कैसे गाड़ी बेचनी है, तो मारुति ने पूरा मार्केटिंग का जिम्मा लिया था और उनकी गाड़ियां बिकवाई थी और आज तक बिकती आ रही हैं। इसके बाद में आता है कि एग्जिट कैसे करोगे, तो एग्जिट करने में पहले तो ये सोचो क्या वापसी संभव है, अगर वापसी संभव है तो टर्न अराउंड लो, इसके अंदर आप करंट प्रॉब्लम को पहचानिए, अपनी सिचुएशन देखिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए, उसको इमरजेंसी अप्लाई कर दीजिए, एकदम से काम करना है, डिले नहीं करना, फिर आपको अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना है और रिटर्न टू नॉर्मल हो जाना है। दूसरा आता है डाइवेस्टमेंट, कि अपने बिजनेस का कोई हिस्सा या कोई एसबीयू को आप बेच दो, अगर बिक नहीं रही तो लिक्विडेट करके खत्म करो। तो रिट्रेचमेंट के रीजन क्या रहते हैं, हमने नया बिजनेस खरीदा है जो हमसे मैच नहीं हो रहा, कैश फ्लो हमारे बिजनेस के किसी डिवीजन का या किसी एसबीयू का नेगेटिव है जो पूरे के पूरे एंटायर बिजनेस पर इफेक्ट डाल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं जिसको हमारी फर्म शॉर्टेज नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी आ गई है नई और हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इसके बाद आता है एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये सिंपली कहता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचने की कोशिश मार्केट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचने की कोशिश प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके जाना डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। एडीएल मैट्रिक्स पीएलसी के साथ चलता है, ये आपकी कंपनी की करंट सिचुएशन बताता है और इसने कहा है कि 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, डोमिनेंट यानी कोई डर ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग यानी हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का कोई डर नहीं है और हम अपनी फ्रीली स्ट्रेटजी बनाते हैं, फेवरेबल यानी मार्केट में कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है पर मार्केट में कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो हमें कोई इशू नहीं है, टीनेबल यानी ठीक ठाक चल रहा है, और अनसेटिस्फैक्ट्री यानी आप बेकार काम कर रहे हैं, वीक। फिर आता है बीसीजी, बीसीजी कहता है कि भाई मार्केट का जो ग्रोथ रेट है और हमारे पास मार्केट का शेयर है, इसके बेसिस पर हम 4 पार्ट में अपनी परफॉर्मेंस को या अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एसबीयू या प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। अगर हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसका ग्रोथ रेट हाई है और हमारे पास मार्केट शेयर भी हाई है तो हम स्टार हैं, यहाँ बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन का बहुत एरिया अवेलेबल है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ग्रोथ रेट तो मार्केट का हाई है पर आपके पास मार्केट शेयर नहीं है, यहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन पोटेंशियल आपका कम है, आप स्टार नहीं बन पा रहे हैं। इसके बाद में आता है कैश काउ, कैश काउ का मतलब है मार्केट ग्रोथ रेट नॉर्मल है या कम है पर आपके पास शेयर बहुत ज्यादा है मार्केट का, तो आप बिजनेस में स्टेबल हैं, आप स्टेबल बिजनेस चला रहे हैं, अच्छा खासा आप पे रिवेन्यू आ रहा है, मस्त जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर आता है डॉग, यानी मार्केट शेयर भी लो है और आपके पास में जो ग्रोथ पोटेंशियल है मार्केट का वो भी लो है, तो मार्केट शेयर भी कम और ग्रोथ पोटेंशियल भी कम, तो ऐसे में आपको एग्जिट कर देना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास आता है स्टॉप लाइट या जी मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स सिंपल है, वो कहता है बिजनेस स्ट्रेंथ को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, और मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को लो, मीडियम और हाई में रखेंगे। यहां पर 3 जगह पर आपके लिए ग्रीन लाइट है, जब आप स्ट्रॉन्ग और एवरेज हैं, स्ट्रॉन्ग और एवरेज हैं, हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस है, ग्रीन लाइट, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ग्रीन लाइट। सोचो समझो, सोचने का समय आ गया है, कब मार्केट की अट्रैक्टिवनेस हाई है पर आप वीक हो, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और आप एवरेज हो, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस लो है और आप स्ट्रॉन्ग हो। सो बंद करो, रेड लाइट आ गई भैया, बिजनेस को बंद करके निकल लो, कब निकल लो, अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और आप वीक हैं, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस लो है, आप वीक हैं, एवरेज में से कुछ भी हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 खत्म।